ICSE बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं फिजिक्स के हर एक चैप्टर को वन शॉट बनाने वाला हूं और मैं अपलोड कर रहा हूं। ये 17 फरवरी से स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं पूरे फिजिक्स का अच्छे से रिवीजन करवा दूंगा, क्योंकि फिजिक्स जो है इसमें बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर है। तो आप थ्योरी आप थोड़ा डीप में जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि थ्योरी मैं शॉर्ट में कराऊंगा, बट न्यूमेरिकल्स उसमें जितने भी हैं उसका मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट उसका रिवीजन मैं करा दूं, कॉन्सेप्ट दे दूं। उसके बाद एक उसमें क्वेश्चन का अलग से मैं सीरीज करा दूंगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को मैथ्स में भी कोई चैप्टर्स का वन शॉट रिवीजन चाहिए तो वो लोग आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बना दूंगा, क्योंकि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का एक्सपर्ट फैकल्टी हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। अभी जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ वो चैप्टर है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, यानी कि प्लेन सरफेस। आपके बुक में जो टॉपिक दिया दैट इज प्लेन सरफेस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म का पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंसेज का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, लेकिन उसके भी पहले बात करेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, फेनोमेना ऑफ लाइट में मैं शॉर्ट में क्योंकि करा रहा हूँ तो मैं बहुत ही शॉर्ट में लेके चलूंगा आप लोगों को, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करना है। ठीक है, फेनोमेना ऑफ लाइट में बेसिकली आप ध्यान देंगे, आपने 9th में भी पढ़ा था, दो होता है। एक हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और एक होता है रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं रिफ्लेक्शन होता क्या है सर। तो रिफ्लेक्शन होता है कि अगर किसी भी सरफेस पे, मान लेते हैं चाहे वो ओपेक हो, चाहे ट्रांसपेरेंट हो, चाहे आपका ट्रांसलूसेंट हो, लेकिन बेसिकली ओपेक में आपको ये चीज ज्यादा ऑब्जर्वेबल होता है। तो अगर किसी सरफेस पे मान लेते हैं कि लाइट रे आया, फॉल किया, ये मेरा लाइट रे जा रहा है, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है मान लेते हैं, ये लाइट का सोर्स है, यहाँ से लाइट निकल रहा है, ये लाइट गया इस सरफेस पे, तो यहाँ से ये बाउंस बैक करता है एट सर्टेन एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि यहाँ एक मीडियम है, एयर मीडियम। ठीक है, तो लाइट गया और देन फॉल करने के बाद सेम मीडियम में बाउंस बैक हुआ, तो हम लोग लिखेंगे कि अगर लाइट ट्रेवल करता है थ्रू सेम मीडियम और देन किसी मीडियम पे जाकर के इंसिडेंट होता है और देन बाउंस बैक होता है, तो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो क्योंकि आप बेसिक्स पढ़ चुके हो तो मैं बहुत ज्यादा बेसिक पे भी फोकस नहीं करूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रफ आइडिया आप लोगों को दे दूं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या था कि अगर लाइट रे आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, सो लेट अस सपोज कि ये मेरा है, सपोज ग्लास मीडियम। ओके, ये ग्लास मीडियम है और इधर मेरा एयर है। तो जब कभी लाइट रे ये जाएगा और यहां से ये चला गया दूसरे मीडियम में, तो जब कभी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, सो दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब आगे बढ़े हम लोग, देखिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, हमने देखा कि सेम मीडियम में बाउंस बैक होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्शन का लॉज था, क्या लॉ था सर रिफ्लेक्शन का, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक, जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, लाइट रे जाकर के यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे, इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, ये इंसिडेंट रे है। ओके, यहाँ पर जिस पॉइंट पे इंसिडेंस होता है उस पॉइंट को हम लोग फिर जब परपेंडिकुलर एक वर्चुअल लाइन बनाते हैं, सो दैट इज नॉर्मल। और ये होता है रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ये होता है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और इसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होता है, साथ में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से। अच्छा, ये नॉर्मल इसलिए बनाया जाता है ताकि आप एंगल को अच्छे से मेजर कर सके। ठीक है, सो ये था रिफ्लेक्शन। अब हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। तो क्योंकि रिफ्रैक्शन होने के लिए हमने देखा कि मीडियम आपका वेरी करता है, मीडियम आपका चेंज होता है। ओके, तो जब मीडियम आपका चेंज होगा तो हम लोग सबसे पहले एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग मीडियम ही पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके रूल्स पे, लॉज पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मीडियम को दो क्लास में क्लासीफाई कर रहे हैं। एक आपका होता है रेयरर मीडियम, और एक होता है आपका डेंसर मीडियम। ओके, एक होता है आपका डेंसर मीडियम। इसको हम लोग ऑप्टिकली रेयरर मीडियम या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम भी बोलते हैं। ठीक है, बुक में आपको वही लिखा हुआ मिलेगा,
ठीक है, तो रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है समझते हैं। ये दोनों जो है ना कंपेरेबल थिंग्स है, कंपेरेबल हम लोग बोल सकते हैं कि कंपेयर करके ही हम लोग यहाँ पर रेयर या डेंसर बोल सकते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो जैसे हम लोग 3 मीडियम लेते हैं, मीडियम ए, मीडियम बी और मीडियम सी। अब देखिए यहाँ हम लोगों ने ले लिया एयर, यहाँ हमने लिया ग्लास, ग्लास, और यहाँ हमने ले लिया सपोज वाटर। तो अगर आप ध्यान दें, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो एयर तो सबसे रेयरर होगा। सर रेयरर मीडियम या मीडियम आप कैसे डिफाइन करेंगे, रेयरर मीडियम या डेंसर मीडियम को? तो देखिए जिसमें पार्टिकल बोल सकते हैं कि कंपैरेटिवली थोड़ा सेपरेट है, सेपरेटेड है, दूर दूर है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जिसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा है वो होगा रेयरर मीडियम, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कंपैरेटिवली कम है वो होगा डेंसर मीडियम। तो अभी अभी हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। एयर में आप लोगों ने पढ़ा है इसमें होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपको ध्यान हो तो ग्लास में हो जाता है वहीं 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप वाटर में देखें तो ये हो जाता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अगर आपको आप ध्यान से देखें तो एयर हो गया वाटर से रेयरर, लेकिन वाटर हो गया, अच्छा एयर और वाटर में वाटर हो गया डेंसर मीडियम, और वाटर और ग्लास में सर यहाँ स्पीड और स्लो हो जा रहा है तो वाटर और ग्लास में वही वाटर हो गया रेयरर मीडियम। तो दीज आर कंपेरेबल थिंग्स, ध्यान रखना है, रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम कंपेरेबल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अब जब हम लोग रिफ्रैक्शन में रे डायग्राम या ऐसा कुछ भी करेंगे तो आपने देखा कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है। तो इसमें मैं एक रूल बता रहा हूँ, वो आपको ध्यान रखना है जब आप रे डायग्राम बनाएंगे। देन रूल क्या है सर? रूल नंबर 1 कि अगर लाइट रे इंसिडेंट पास करता है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन लाइट रे पास्ड फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। ओके, रेयर टू डेंसर मीडियम, जब लाइट रे आपका पास करता है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में तब क्या होता है आप देख लें डायग्राम में। यहां पर मान लेते हैं कि ये मेरा ग्लास है और इधर मेरा एयर है। तो देखिए एयर होता है ऑप्टिकली रेयर देन ग्लास और ग्लास होता है आपका डेंसर। ठीक है, डेंसर। तो अब सोचिए कि लाइट रे जब ऐसे आया, इंसिडेंट हुआ इस ग्लास सरफेस पे, यहाँ नॉर्मल बनाएंगे हम लोग, तो इस लाइट रे को तो जाना चाहिए था सीधा, बट ये सीधा नहीं जाएगा क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा। व्हेन लाइट रे पास फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम तो इट विल मूव टूवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ चला जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर दूसरा रूल है कि अगर डेंसर टू रेयर चला जाए, यानी कि हमने यही उल्टा कर दें, अगर कि ये मेरा ग्लास है ऊपर की तरफ, ये ग्लास मीडियम है, और अगर डेंसर मीडियम से ये लाइट रे आया, ग्लास मीडियम में इंसिडेंट हुआ और डेंसर से जा रहा है रेयर पे। ओके, देखिए ध्यान से, और इसको जाना चाहिए था सीधा, बट ये होगा क्या, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, यानी कि ऐसा कुछ जाएगा। ओके, ध्यान रखेंगे। तो जब कभी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो यहाँ पर ध्यान रखो, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ नॉर्मल से ही मेजर किया जाता है, ये होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस केस में भी यहाँ पर हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस केस में ध्यान रखेंगे कि एंगल आर जो होगा वो लेस देन एंगल आई होगा। ओके, यहाँ पर ध्यान देंगे तो एंगल आर जो होगा वो ग्रेटर देन एंगल आई होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन भी पूछता है, सो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब अपने ओरिजिनल पाथ से कितना एंगल वो डेविएट किया, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, इसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, देखिए अब अगर हम लोग ध्यान दें तो ये मेरा जो है एंगल आई और एंगल आर जो है, एंगल आर ये तो डेविएट हो गया, लेकिन ये बीच का एंगल है, मैं थोड़ा दूसरे पेन से दिखा दूं आपको। ये जो एंगल है यहाँ पर, इसको देखिए, ये वाला एंगल, तो वो दोनों वर्टिकली अपोजिट होगा, बिकॉज ये देखो यही लाइन स्ट्रेट लाइन, ये जो इंसिडेंट है वही आगे तक बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आई है दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर, एंगल आर माइनस डेल। तो यहाँ से डेल अगर हमको फाइंड करना हो, डेल को इधर ले आओ, सो दैट इज एंगल आर माइनस आई। इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन ये होगा। वहीं अगर इस मीडियम के लिए बात करें फर्स्ट केस में, तो यहाँ पर देखिए ये जो मेरा एंगल आई है वो ये पूरा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसको डेविएशन एंगल बोलेंगे। तो एंगल आई जो होगा दैट इज इक्वल्स टू आर प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, सॉरी डेल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ध्यान दो तो एंगल ऑफ डेविएशन मेरा एंगल आई माइनस एंगल आर होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ओके, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब समझ लेते हैं। अब देखिए अगर रिफ्रैक्शन होगा, अच्छा एक चीज और आपने पढ़ा होगा अगर अभी तक, तो आपको ध्यान होगा कि कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो क्या रिफ्लेक्शन भी उस टाइम पे होगा, ये आप लोग हमको सोच के और बताइए। तो अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, इंसिडेंट रे ये मेरा रहा, यहाँ पर आप नॉर्मल बना रहे हो, ये नॉर्मल है,
ठीक है। तो क्या रिफ्लेक्शन भी इसी सरफेस से होगा, बताएं आप। देखिए, तो अगर आप ध्यान देंगे, जैसे मान लो कोई एक स्पेक्टिकल्स लगा रहा है, कोई पर्सन है जो स्पेक्स लगा रहा है, ठीक है, चश्मा लगाए हुए, तो मान लेते हैं कि ये पर्सन है और ये ऐसे चश्मा लगा दिया, अपना चश्मा लगाए हुए, ठीक है। अब क्या हम लोग अगर इस पर्सन को देखें तो उसका चश्मा हम लोग देख पा रहे हैं क्या? देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑब्जेक्ट जो जिसको हम लोग देखते हैं, इसका मतलब है कि वहां से रेज हमारे आईज में आ रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पर ऑब्जर्वर है तो यहाँ से इस चश्मे से रे रिफ्लेक्ट होकर के इस ऑब्जर्वर के आईज में आ रहा है, तभी वो उस ऑस्पेक्ट्स को देख पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंसिडेंट रे आया तो कुछ पार्ट ऑफ लाइट इसका रिफ्लेक्ट करेगा और कुछ पार्ट ऑफ लाइट इसमें रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसको जाना चाहिए था सीधा, बट ये क्योंकि एयर मीडियम है और रेयर से डेंसर में आ रहा है तो इट विल मूव टूवर्ड्स नॉर्मल, ऐसे करके ये मूव करेगा। ओके, अब देखिए ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये कौन सा रे है? रिफ्लेक्टेड रे। ओके, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये मेरा है रिफ्रैक्टेड रे, यानी कि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा, वो करना ही है सर, ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जब कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर गया तो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट ही रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन ज्यादातर अमाउंट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगा इसका इंटेंसिटी कम होगा, याद रखेंगे, इसका इंटेंसिटी जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इंटेंसिटी बोलो या फिर एम्पलीट्यूड बोलो, क्योंकि लाइट जो है वो वेव नेचर भी शो करता है और वेव का एम्पलीट्यूड होता ही है, तो एम्पलीट्यूड भी इसका डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि जब इस सरफेस पे ये आया तो इसको तो सर यहां से निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये होगा क्या? अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, तो कुछ इस तरीके से यहां से ये निकलेगा। तो यहां से अब जब इस रे को बढ़ाएंगे आप, तो आप देखेंगे कि ये रे सीधा सीधा मतलब पैरेलल टू दिस इमर्जेंट रे, इसको इमर्जेंट रे बोलते हैं या फाइनल रिफ्रैक्टेड रे, तो वो फाइनल रिफ्रैक्टेड रे के पैरेलल चला जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? फाइनल रिफ्रैक्टेड रे, फाइनल रिफ्रैक्टेड रे या फिर इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। ओके, ध्यान रखेंगे, इमर्जेंट रे। अब यहां से देखो, ये मेरा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस थ्रू फर्स्ट सरफेस, इसको I1 लेवल कर देंगे। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस, इसको R1 लेवल करेंगे। ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस थ्रू सेकंड सरफेस या इमरजेंस, तो इसको हम लोग I2 या फिर E से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू सेकंड सरफेस R2। और यहां से अगर देखेंगे तो ये जो होता है दैट इज दिस डिस्टेंस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कैपिटल डी से दिखाते हैं, दिस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझते हैं। क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? इसमें भी दो लॉज हैं। नंबर वन, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ था, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। मतलब ये मेरा अगर ये है प्लेन सरफेस है जिसके थ्रू रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये मेरा इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है और ये मेरा है रिफ्रैक्टेड रे, तो ये तीनों एक ही प्लेन में होगा, ठीक है। और जो दूसरा लॉ है, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या है सर? कि अगर यहां से लाइट रे इंटर किया, ये मेरा नॉर्मल है और ये कुछ इस तरीके से बेंड कर गया, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सेकंड लॉ बताता है, इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये हमेशा होगा कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं μ21, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और ये μ21 का मीनिंग क्या हुआ? दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ध्यान रखना है कि यहां पर ये जो है दैट इज उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इधर जो लिखते हैं वो उसके रिस्पेक्ट में, यानी ये मेरा हो गया फर्स्ट मीडियम जिसमें इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रहा है, और जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रह गया दैट इज सेकेंड मीडियम, ठीक है।
तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द फर्स्ट मीडियम टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द सेकंड मीडियम, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, दैट इज द डेफिनेशन। जो अभी हमने पहले फॉर्मूला लिखा था उसी को आपको डिफाइन कर देना है वर्ड्स के फॉर्म में, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टाइप, दो तरह का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट, यहाँ पर स्पीड के भी टर्म में लिख सकते हैं, है ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आरआई से हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, और एक होता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव आरआई, ठीक है। देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो ये एयर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से दिखाएंगे, किसी भी मीडियम का निकालना है तो म्यू से दिखाएंगे, एंड दैट इज सी बाई वी, वेयर सी इज अ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और v है मेरा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये है फॉर मीडियम, मीडियम के लिए है कि मीडियम में कितना स्पीड ऑफ लाइट है, दैट इज, ठीक है। तो उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम मिल जाएगा। रिलेटिव क्या होता है सर, जैसे हमने बात किया अभी म्यू टू वन, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन, तो इसका मीनिंग होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है दैट इज इक्वल्स टू, अगर स्पीड के टर्म में बात करें तो इनवर्सली होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होता है, सो v1 बाई v2 जस्ट इनवर्सली होता है। अच्छा यहाँ पर अगर बात करें, मतलब यहाँ पर हम लोग नोट के टर्म में लिख सकते हैं, जो आपको ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज इनवर्सली टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ओके। अच्छा ये सर कैसे हमको पता चला कि इनवर्सली होता है, तो अभी जस्ट हमने रूल बताया था कि अगर इंसिडेंट लाइट रे आ रहा है, यहाँ हम लोग नॉर्मल बनाते हैं, अगर इधर मेरा रेयर मीडियम है रेयर, और इधर मेरा डेंसर है, तो क्या होगा सर, ये रेयर टू डेंसर जब जाता है, जाना चाहिए था इधर, बट ये टूवर्ड्स नॉर्मल आ रहा है। और हम लोग जानते हैं कि लाइट जो है वो ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी। तो अगर इसका पार्टिकल नेचर देखें तो आप खुद सोचिए कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कि आप एक मार्केट से जा रहे हो, ठीक है, मार्केट से जब जा रहे हो तो उसमें स्पीड क्या होता है आपकी, मान लो बाइक से आप जा रहे हो या गाड़ी से जा रहे हो, तो मार्केट में जब आप घुसते हो तो वहां पर स्पीड आप स्लो डाउन कर देते हो, और जैसे ही मार्केट से निकलते हो आपकी स्पीड बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो जब रेयर मीडियम है तो यहाँ पर पार्टिकल्स दूर दूर है, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है। अगर आप डेंसर मीडियम में जाओगे तो यहाँ पर पार्टिकल्स बहुत क्लोज है, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट कंपैरेटिवली स्लो डाउन होगा और वो टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, यानी स्पीड स्लो होगा। तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। क्यों होता है सर, देख लीजिए साइन आई बाई साइन आर, है ना, दैट इज म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू वन। तो जितना आर में चेंजेस आएगा उस अकॉर्डिंगली आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी चेंजेस आता है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो कमेंट करो, उसका मैं रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। चलिए तो यहाँ पर हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू टू बाई v1 दैट इज इक्वल्स टू v1 बाई v2, ओके। अब देखो, अच्छा यही मेरा क्या था, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कंडीशन, आपको बताना है कि जिसमें रिफ्रैक्शन तो हो बट लाइट अनडेविएटेड रहे, कंडीशन फॉर नो डेविएशन इन रिफ्रैक्शन, ओके। मतलब रिफ्रैक्शन तो हो रहा है बट डेविएशन नहीं है। अभी हम लोग डेविएशन देख रहे थे कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा था टुवर्ड्स नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयर जा रहा था तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। बट यहाँ पर कोई डेविएशन ना हो, उसका क्या कंडीशन है, तो आप सीधा सीधा समझिए ना कि अगर मान लेते हैं कि ये मेरा ग्लास मीडियम है और नॉर्मल पे ही कोई लाइट रे जा रहा है, यानी कि इंसिडेंट रे इसी पर है, नॉर्मल पे ही, ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है कि ये सीधा निकल जाएगा आपका, कोई डेविएशन नहीं, ठीक है। और दूसरा होगा कि अगर मीडियम ही चेंज ना हो, यानी रिफ्रैक्शन ग्लास से ग्लास में ही हो रहा है, ये ग्लास मीडियम है और यहां से तो लाइट रे आया, इंटर किया, ये इसको जाना चाहिए था सीधा, बट ये ठीक है फिर भी नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड किया, लेकिन ये नॉर्मल से यहां से ट्रेवल करके ये गया। तो अब ध्यान दो, ग्लास मीडियम के अंदर मतलब इस वाले रेंज में अगर बात करें तो हर पार्टिकल, जितना भी पार्टिकल है वो रिफ्रैक्शन तो शो कर ही रहा है, लेकिन क्या ये डेविएट होगा, नहीं, क्योंकि यहां पर मीडियम सेम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बिटवीन स्पीड, वेवलेंथ, frequency and refractive index, frequency due to, या एंड ही लिखो, एंड आर आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है सर, तो देखिए स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, ओके, डिस्टेंस बाई टाइम। तो अगर ध्यान देंगे
तो डिस्टेंस यहाँ पर वेवलेंथ के टर्म में अगर बात करें तो वेवलेंथ को डिस्टेंस हम लोग एज अ डिस्टेंस ले सकते हैं। टाइम का मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड, जब वेवलेंथ लेंगे तो टाइम पीरियड लेना होगा, ठीक है। तो v इक्वल्स टू हो गया लेमडा बाई टी, और हम लोग जानते हैं कि सर 1 बाई टी जो होता है दैट इज फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। एफ से या फिर एटा से इसको दिखा सकते हैं। सो लेमडा बाई टी होता है, और मेरा लेमडा इंटू 1 बाई टी लिखो, सो दिस इज लेमडा इंटू एन, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। when लाइट रे इंटर करता है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, है ना, इंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, मतलब ये लाइट रे है मेरा इंसिडेंट रे, और ये इंसिडेंट रे ये मेरा नॉर्मल है। और इंसिडेंट रे जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, ये ग्लास है ये एयर है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया था कि ये टूवर्ड्स नॉर्मल जाता है। क्यों जाता है इसके पीछे भी रीजन बताया था कि इसका स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाता है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ग्लास विच इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एयर, ओके, ये ध्यान रहेगा। तो अब तुम ही सोचो, अच्छा फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, मतलब रेयर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेयर में जाए तो फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब लोग बोल सकते हैं सर कि v डायरेक्टली टू लेमडा है, यानी स्पीड चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज होगा। तो इसका मतलब हम लोगों ने पीछे रिलेशन देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली टू स्पीड ऑफ लाइट, और अभी हमने देखा स्पीड ऑफ लाइट इज डायरेक्टली टू लेमडा, सो इट इज ऑल्सो इनवर्सली टू लेमडा। यानी इसको थोड़ा ठीक करें तो ये भी बोल सकते हैं कि v डायरेक्टली टू लेमडा एंड विच इज इनवर्सली टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, अब मान लो दो मीडियम अगर आ जाए, देख लेते हैं, दो मीडियम अगर आ जाए तो उसमें हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे। जैसे मान लो एक दे दिया ग्लास मीडियम, एक ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, मान लेते हैं म्यू इक्वल्स टू, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया मान लेते हैं म्यू इक्वल्स टू 1.5, और एक मीडियम ले लिए वाटर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया म्यू इक्वल्स टू 1.33। आपसे बोलेगा सर वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट बताना है और स्पीड ऑफ लाइट बताना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें लेमडा ग्लास का जो होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका उस मीडियम में लाइट का जो वेवलेंथ होगा वो लेसर होगा। तो इसका मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास इज लेस देन दैट ऑफ इन वाटर, ओके। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज ऑल्सो लेस देन दैट ऑफ इन वाटर, क्लियर। नेक्स्ट जो है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग आर आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर क्या हुआ सर, नेचर ऑफ मीडियम, यानी कि मीडियम का नेचर क्या है, ग्लास है, वाटर है या एयर है, उस पर डिपेंड करेगा। सेकेंड हो गया टेम्परेचर ऑफ मीडियम, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ता है, तो आपने हीट में भी पढ़ा होगा कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो उसका पार्टिकल्स दूर दूर जाता है। तो जैसे ही पार्टिकल्स दूर गया तो उसमें क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि मीडियम क्या होगा, फिर देन रेयर हो जाएगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा सर, लेसर हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज इनवर्सली टू चेंज इन टेम्परेचर, ओके, इनवर्सली टू टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो जाएगा और स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगा आपका, कोई दिक्कत। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट कलर, कि उस मीडियम का कलर क्या है। जैसे आपको बोला जाएगा कि एक रेड कलर का ग्लास है और एक ब्लू कलर का ग्लास है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा किसका होगा। तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेवलेंथ ऑफ रेड ज्यादा है, सबसे ज्यादा होता है ना, मैक्सिमम होता है, मैक्स, और वेवलेंथ ऑफ वायलेट सबसे कम होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड था और इनवर्सली टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। जो अगर देखेंगे आप तो म्यू इज इनवर्सली टू लैम्डा, तो जिसका लैम्डा मैक्सिमम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब रेड का अगर बात करेंगे तो दैट इज मिनिमम, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका वायलेट का बात करेंगे तो दैट इज मैक्सिमम। ये कहां बात कर रहे हैं हम, रेनबो का जो कलर्स होता है विबग्योर, उसमें हम बात कर रहे हैं, विबग्योर में, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है, ये आगे हम लोग प्रिज्म के थ्रू जब डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ेंगे वहां पर ये चीज आपको बताया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है कि अगर आपको दे दिया जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू 2 बाई म्यू 1, ओके। या अगर आपको दे दिया जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू 1 बाई म्यू 2। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा सर, म्यू 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इंटू म्यू 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, सो दैट इज म्यू 2 बाई म्यू 1 इंटू म्यू 1 बाई म्यू 2, ओके। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, आपका क्या आया 1।
सो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि μ2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 विल बी 1 अपॉन μ1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। आपको ध्यान रखना है, आपको दे देगा लाइक एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट में। म्यू ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर दे दिया, दैट इज सपोज 3/2। ओके, आपसे बोलेगा म्यू एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास फाइंड करना है, क्या करेंगे 2/3 डायरेक्ट बोल देंगे हम लोग, इसी को रेसिप्रोकल कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब जो हमने देखा था, अगर आप लोगों को याद हो उसका लेवल डायग्राम क्योंकि पूछता है, तो इसको एक बार फिर से हम लोग देख सकते हैं कि ये लाइट रे आया और ये नॉर्मल हो गया। ये होगा क्या कि क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रहा है, इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन ये सीधा नहीं जा करके क्या होगा, क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रहा है तो टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, और फिर देन अगेन यहाँ पर एक नॉर्मल हम लोग बना लेते हैं, और इस केस में ये अब इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा एंड लाइक ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल चला जाता है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये लेवल करने बोलता है तो आप अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ना, ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले थिकनेस ऑफ ब्लॉक या मीडियम, जिसका थिकनेस पे है ना, ये मेरा थिकनेस होता है। आपने देखा होगा जितना ज्यादा थिकनेस होगा, जैसे मान लो ये जनरली पेपर वेट आपने देखा होगा, तो उसमें जितना ज्यादा थिकनेस रहता है उतना ज्यादा वो आपका जो उसके नीचे जो भी लेटर्स वगैरह जब पेपर के ऊपर रखते हैं तो वो तुमको बड़ा दिखता है ना। जितना ज्यादा थिकनेस होगा उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पूछेगा अगर कि जो फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटरल डिस्प्लेसमेंट दैट इज कैपिटल डी, तो वो किस पे डिपेंड करेगा। नंबर 1, तो कैपिटल डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ मीडियम। कैपिटल डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ मीडियम, थिकनेस पे डिपेंड करेगा। नंबर टू ये आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी कैपिटल डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल आई, दिस इज एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, थर्ड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, सो हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट एक टॉपिक है कि मल्टीपल इमेजेस इन थिक प्लेन ग्लास प्लेट। ओके, तो थिक प्लेन ग्लास प्लेट अगर है और उसमें मल्टीपल इमेजेस हम लोगों को दिखता है, ऐसा क्यों दिखता है। तो देखिए बेटर है कि ये डायग्राम बेस्ड जितना भी है वो आप बुक से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, अगर नहीं समझ आता है तो आप हमको कमेंट में टेक्स्ट करें, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हेल्प करूंगा कि आपको वो करना कैसे है। ठीक है, तो आप डायग्राम कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करने का। हम फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है आपके बुक में, वो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें सिर्फ क्वेश्चन का ही वीडियो रहेगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा है उसका मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इस वीडियो में सिर्फ कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट हम लोग एक ही वीडियो में कर लें, और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब जो है, या जो भी आप लोग डाउट कमेंट में लिखेंगे वो सब डाउट उस वीडियो में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग यही कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, ताकि सबका डाउट क्लियर हो सके। और आपका भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में उस डाउट को मेंशन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जब ये बनाएंगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला, तो उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, या जो भी क्वेश्चन हो वो लोग सब लोग आप लोग कमेंट में बस वहां पे लिखिए। ठीक है, ये हम बता देंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर बनाएंगे, और कोशिश करेंगे कि उसको 18th मॉर्निंग में ही हम रिलीज कर दें। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के अबाउट हम लोग अब रिफ्रैक्शन देखेंगे। ठीक है, देखिए मतलब रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, अब समझते हैं इसको। जैसे एक प्रिज्म हमने लिया और यहां से एक इंसिडेंट लाइट रे इस पे फॉल हुआ, ये मेरा है इंसिडेंट लाइट रे। अभी क्या कर रहे हैं, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लेकर के हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तो बोलेगा सर यहाँ तो 7 कलर्स में टूटना चाहिए था, तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, एक सिंगल कलर का लाइट हमने लिया है, तो इंसिडेंट रे है मेरा। तो इंसिडेंट रे यहाँ पर हम लोग नॉर्मल बनाते हैं, थोड़ा बड़ा डायग्राम ले लिया जाए, वो छोटा हो जाएगा। देखिए ये मेरा हो गया इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हो गया। ठीक है, उसके बाद यहां पर अगर आप नॉर्मल बना दें, ये जाना चाहिए सर ऐसे, क्या लग रहा है ऐसे जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, एयर टू ग्लास जा रहा है, तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा, सो लाइक दिस। ओके, अब यहां पर भी नॉर्मल बनाएंगे अगर इस पॉइंट पे, तो इसको जाना तो चाहिए सीधा, बट ये सीधा नहीं जाकर के ये क्या करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी नीचे की तरफ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है,
तो अगर ध्यान दें आप, तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस या एंगल ऑफ इंसिडेंस थ्रू सेकंड सरफेस। दिस इज I1, दिस इज I2, ये मेरा हो जाएगा R1, ये हो जाएगा मेरा R2, ये R2 हो जाएगा। तो ये लेवलिंग है। यहाँ पे अगर पीछे तक इसको बढ़ा दिया जाए, यहाँ से इसको प्रॉपरली थोड़ा आगे तक किया जाए, तो यहाँ पर मेरा आ रहा है ये जो है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर इसको लेबलिंग कर दें A B, दिस इज C, तो ये मेरा हो जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ध्यान रहेगा। ये होता है मेरा इमरजेंट रे, इमरजेंट रे। अब अगर हम लोग बात करें तो इस ट्रायंगल को सॉल्व किया जाए तो क्या होगा। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब ये रिफ्रैक्टेड होगा तो इस पॉइंट पे देखो, यहां पर ध्यान दो, तो ये जो है दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू फर्स्ट सरफेस, और यहां पर जो एंगल बना ये तो दिस एंगल, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू सेकेंड सरफेस। ओके, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू सेकेंड सरफेस, इसको del 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप रिलेशन देखें, पहले भी हम बता चुके हैं, ये होगा क्या, ये देखो ये सीधा लाइन जाना गया और ये नॉर्मल है, तो del प्लस R1 दैट इज I1। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं del प्लस R1 इज इक्वल्स टू I1, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इस वाले पार्ट के लिए, इसके लिए, तो यहाँ पर देखो del 2 प्लस R2 दैट इज I2, दिस इज del 1, del 2 प्लस I2, del 2 प्लस सॉरी R2 दैट इज I2। अगर थोड़ा सा हम लोग इसको ठीक करें तो del 1 जो मेरा निकलेगा वो जाएगा I1 माइनस R1, del 2 जो मेरा आएगा दैट इज I2 माइनस R2। ठीक है, अब अगर आप इस ट्राइंगल में फोकस करो, यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ध्यान दो। अगर ये मेरा यहाँ ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, मैं हाइलाइटर से दिखा दूं, यहाँ पर देखो एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये आपका ट्राइंगल है यहाँ पर देखो, और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें ये मेरा del 1 है, ये मेरा del 2 है, और यहाँ पर del फॉर्म हो रहा है, इसको del से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा सर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से del इक्वल्स टू del 1 प्लस del 2। अब इसमें हम लोग अगर del 1 del 2 का वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक साथ करें तो I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस R2। अब इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं कि डेल जो आएगा मेरा दैट इज I1 प्लस I2, कॉमन ब्रैकेट में कर देंगे, माइनस कॉमन ले लो, सो R1 प्लस R2, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, आगे बढ़े, देखिए, तो मेरा जो आई डेल आया दैट इज I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, ये आ गया एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब देखते हैं, अब अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, ए, इसको लेबलिंग कर दो थोड़ा, यहाँ पर इसको हम लोग बोल दे रहे हैं डी ई। ठीक है, तो ए डी ई, और यहां पर बोल दो तुम एफ, एफ, तो क्या हो जाएगा सर, ए डी ई एफ। हम लोग बोल सकते हैं कि इन कॉरिलेटरल ए डी ई एफ एंगल सम प्रॉपर्टी अगर लगा दें तो एंगल ए प्लस, देखो यहाँ पर ए डी ई जो है दैट इज 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ नॉर्मल है, तो एंगल ए प्लस 90 प्लस प्लस एंगल ई प्लस, यहां पर देखो ये भी 90 है मेरा, अगर ध्यान दो, सो दैट इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा सर, एंगल ए प्लस दिस 90 विच इज 180 बोल सकते हैं, प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू 360। मैं थोड़ा पार्ट इधर से रब कर लेता हूं पहले। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल ई जो मेरा आएगा दैट इज 360 माइनस 180, सो 180, तो एंगल ए प्लस एंगल ई निकल गया। अब हम लोग बात करेंगे इन ट्राइंगल डी ई और एफ, इस ट्राइंगल में डी ई एफ में ध्यान से देखो, तो यहाँ R1 था, यहाँ R2 था, इसको थोड़ा साइड में अगर बना लें डी ई एफ को, कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर मेरा R1 था, ये मेरा R2 था, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ E था, तो लिख सकते हैं ट्राइंगल डी ई एफ में R1 प्लस R2 प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल E मेरा क्या होगा सर, 180 माइनस R1 माइनस R2। ठीक है,
वीडियो को पॉज करके इधर नोट कर लीजिए, फिर हम रब करेंगे, ठीक है। देखिए, तो यहां से दो इक्वेशन मेरा आया, एक आया एंगल ए प्लस एंगल ई इज 180, एक आया मेरा एंगल ई इज इक्वल्स टू 180 माइनस माइनस एंगल R1 माइनस एंगल R2। अब देखिए एंगल ई का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो एंगल ए प्लस 180 माइनस एंगल R1 माइनस R2 दैट इज 180। अब देखिए इक्वल टू के राइट साइड भी 180 है, लेफ्ट साइड भी 180 है, कैंसिल होगा, तो एंगल ए विल इक्वल्स टू R1 प्लस R2। कोई दिक्कत? तो दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ये जो R1 प्लस R2 का वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ पर डेल में, तो मेरा डेल इक्वल्स टू आ जाएगा I1 प्लस I2 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, तो अभी हमने देखा स्टूडेंट्स डेल इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ठीक है, माइनस R1 प्लस R2, ठीक है, और एंगल ऑफ प्रिज्म हमने देखा R1 प्लस R2, और जो यहाँ से डेल आएगा अगर R1 प्लस R2 की जगह एंगल ऑफ प्रिज्म हम लोग पुट करें, सो I1 प्लस I2 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, अब देखिए अगर हम लोग बात करें फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन, ठीक है, तो मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होगा सर? कंडीशन है कि I1 शुड बी इक्वल्स टू I2 एंड दैट इज इक्वल्स टू I, लेट कर लेते हैं I लेट, ओके, और देन फिर R1 इक्वल्स टू R2 दैट इज इक्वल्स टू R। क्या होगा अगर वैल्यू पुट करें इसमें, तो डेल इक्वल्स टू हो जाएगा 2I माइनस 2R, या तो 2 ऑफ एंगल I माइनस R ये लिख सकते हैं, या फिर हम लोग लिख सकते हैं डेल इक्वल्स टू 2I माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। ये हो गया मिनिमम डेविएशन, आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड किस किस फैक्टर पे करता है। तो आप देखिए, एक हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक हो गया आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। अब क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलेंगे और वेवलेंथ बोलेंगे, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि डेल जो डिपेंड करेगा वो आपका डिपेंड करेगा किस पे? नंबर 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, नंबर 2 एंगल ऑफ प्रिज्म, नंबर 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, एंड नंबर 4 वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, ये तीन चार फैक्टर पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन अगर ग्राफ के थ्रू समझें कैसे डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, तो ऐसा देखा गया है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जब आपका आई रहे और जब आपका डेल मिनिमम है, डेल मिनिमम, उस टाइम पे ये सबसे लोवेस्ट डेविएशन दे रहा है, डेल मिनिमम है ना। और क्या होता है सर, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो डेविएशन कम हो जाएगा, और फिर देन ये जैसे जैसे कम मिनिमम होने के बाद फिर से अगर बढ़ाना चालू करेंगे तो फिर से मेरा डेविएशन बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो ये है आपका ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन या डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब देखिए एंगल ऑफ प्रिज्म पे कैसे डिपेंड करता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो एंगल ऑफ डेविएशन डायरेक्टली तो ऐसा कुछ रिलेशन हम लोग नहीं बोल सकते एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, बट एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो डायरेक्टली टू एंगल ऑफ डेविएशन होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो प्रिज्म में चले जाओ, तो प्रिज्म में हम लोग पढ़े थे कि अगर व्हाइट लाइट इंसिडेंट करता है, व्हाइट लाइट अगर प्रिज्म पे इंसिडेंट करता है और वो 7 कलर्स में स्प्लिट होता है कुछ इस तरीके से, तो ये मेरा बन रहा था, यहाँ पे वायलेट होता है और इधर रेड होता है, ठीक है। अगर आपको आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा ये चीज। तो अगर मतलब रटना कुछ भी नहीं है, हम लोग डायग्राम से ही सब कुछ क्लियर करेंगे। तो हम लोग पढ़े थे कि सर वैसे भी कि वेवलेंथ ऑफ रेड जो होता है वो मैक्सिमम होता है, यानी लैम्डा आर जो होगा ये मैक्स होता है। और क्योंकि यहाँ पर देखो ये वायलेट लाइट ज्यादा नीचे गया है, यानी कि डेविएशन इसका ज्यादा है, और रेड का डेविएशन कम है, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका डेविएशन मिनिमम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डेविएशन, ओके। या तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं म्यू इज डायरेक्टली टू एंगल ऑफ डेविएशन। कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए मैं आप लोगों को एक डायग्राम दे रहा हूं, उस डायग्राम को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। देखिए जैसे एक प्रिज्म हम लोगों ने लिया, एक मिनट, एक प्रिज्म हमने लिया। अब इस प्रिज्म में बोला कि लाइट रे यहां से इंटर कर रहा है, ओके। अब लाइट रे यहां से इंटर कर रहा है 90 डिग्री,
तो आपको बताना है इसका कंप्लीट मतलब इमर्जेंट रे ड्रॉ करना है बेसिकली। आपको यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया, एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं है ये, बेस एंगल दिया ये, तो यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म ये हो जाएगा 90 है, ये 60 है, तो एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो इसका अगर फाइनल इमर्जेंट रे बोलेगा तो हम लोग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल पे जा रहा है 90 डिग्री पे है, तो ये अनडेविएटेड रहेगा, ये सीधा पास हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको करना है ड्रॉ नॉर्मल, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 90 पे इस फेस पे नहीं आ रहा है, और यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि अगर ये सरफेस फेनोमेना की रिफ्रैक्शन, और जैसे ही मीडियम चेंज होगा वो तुरंत से आपका रूल फॉलो करेगा जो मैंने बताया था कि अगर वो डेंसर टू रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, और अगर रेयर टू डेंसर जाएगा तो टूवर्ड्स नॉर्मल। तो आप ध्यान दें यहाँ पर, अगर ये मेरा क्योंकि नॉर्मल होता है 90 पे होता है, तो ये मेरा है 30, ये मेरा है 90, ये हो जाएगा 60 होगा, और ये हो जाएगा मेरा 30, तो ये 30 है। अब क्या होगा सर कि ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो डेंसर टू रेयर जा रहा है, तो यहाँ इसको जाना चाहिए था कुछ इस तरीके से सीधा, बट ये क्या होगा नॉर्मल से दूर जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने सही डायग्राम बनाया होगा। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग बात करेंगे कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग को जो पढ़ना है दैट इज रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, यानी समझो ऐसे कि एक हमने कंटेनर लिया और उसमें पानी डाल दिया, अब इस कंटेनर के नीचे बॉटम में हमने कॉइन को रख दिया। अब अगर कोई ऑब्जर्वर है वो यहां से ऑब्जर्व कर रहा है उस चीज को, उस कॉइन को, तो बताना है आपको कि ये इस ऑब्जर्वर को ये कॉइन कहां पर वो दिखेगा। सो दिस इज ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो होता क्या है कि यहां से आपको दो रे लेना है, एक ये हो गया इंसिडेंट रे, एक और रे लेंगे क्योंकि मिनिमम 2 रे से आपका रे डायग्राम कंप्लीट होता है, तो ये एक आया दूसरा रे। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये नॉर्मल पे तो है नहीं, ये नॉर्मल पे था तो सीधा निकल गया ये वाला रे, और ये नॉर्मल पे है नहीं, और इधर वाटर से एयर में जा रहा है, यानी डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, बट ये सीधा नहीं जाकर के थोड़ा सा ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये रे कहाँ से आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ इसको ले जाते हैं, तो यहाँ पर ये मीट कर रहा है। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये मेरा इस कॉइन का एक इमेज बना दिया, यहाँ पर एक कॉइन का इमेज फॉर्म हो गया, तो ऑब्जर्वर को वो कॉइन कहाँ दिखेगा, ऊपर दिखेगा। तो ये ध्यान रखना है कि इसका जो पोजीशन है थोड़ा सा ऊपर हो गया, यानी अगर हम लोग बात करें वाटर सरफेस से, तो इस वाले हाइट को, एक्चुअल जो हाइट था, इसको हम लोग रियल डेप्थ बोलते हैं। ठीक है ना, रियल डेप्थ है, इसको हम लोग मान लो दिखा रहे हैं कैपिटल डी से। ठीक है, और यहां से जो इमेज का जो डेप्थ है दैट इज अपरेंट डेप्थ, मतलब होना चाहिए था कहीं और बट वो दिख रहा है कहीं और, सो दिस इज अपरेंट डेप्थ, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको हमने दिखाया स्मॉल डी से। तो अगर आप ध्यान देंगे, अब क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको डेरिवेशन वगैरह कुछ पूछना नहीं है, तो मैं सीधा फॉर्मूला पे आ रहा हूँ। ठीक है, कि ये वन शॉट वीडियो है, ज्यादा लंबा तो खींचेंगे नहीं। तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे आप, तो जो अपरेंट डेप्थ होगा, यानी या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होगा दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ। क्या हो जाएगा सर, रियल डेप्थ यानी कैपिटल डी बाय अपरेंट डेप्थ यानी स्मॉल डी। ठीक है, तो यहां से हम लोग सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो आप आराम से रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ जो भी पूछेगा फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि स्मॉल डी जो होगा दैट इज कैपिटल डी बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ओके, अगर आपसे शिफ्ट पूछ दिया जाए कि कितना से शिफ्ट हुआ, तो देखिए रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, देखें दिस इज शिफ्ट, यहाँ से यहाँ ये इमेज से यहाँ ये कितना शिफ्ट हुआ दैट इज, है ना, तो उसके लिए मतलब कितना ऊपर चला गया बेसिकली। तो शिफ्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर आपसे शिफ्ट पूछ दिया जाए, शिफ्ट तो हो जाएगा रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। ओके, तो अब इसमें अगर अपरेंट डेप्थ का वैल्यू पुट कर दिया जाए, तो कैपिटल डी माइनस कैपिटल डी बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ओके, देखिए यहां से कैपिटल डी कॉमन ले लीजिए, सो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अगर शिफ्ट आपको फाइंड करना है आप यहां से आराम से कर सकते हैं। अब है कि सर शिफ्ट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो सबसे पहले देखो आया क्या यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम लोग बोल सकते हैं कि शिफ्ट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, नंबर 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, है ना, नंबर 1 म्यू पे डिपेंड करेगा, और म्यू डायरेक्टली होगा टू शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नंबर 2 थिकनेस ऑफ मीडियम पे, तो अगर शिफ्ट को यहाँ पर हम x से रिप्रेजेंट कर दें, तो हम लोग बोल सकते हैं कि x इज डायरेक्टली टू थिकनेस, t इज थिकनेस।
थिकनेस ऑफ मीडियम। थर्ड होगा वेवलेंथ पे या कलर ऑफ लाइट। तो वेवलेंथ बोल दिए तो कलर ऑफ लाइट तो आ ही गया। तो अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो आपका शिफ्ट घटेगा, यानी एक्स इज इनवर्सली टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो मीडियम है हमारे पास, पहले इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग समझेंगे। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि हमारे पास दो मीडियम है, लाइक ग्लास एंड वाटर, ठीक है, देखिए आपके पास एक मीडियम है ग्लास और एक मीडियम है वाटर। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज होता है 3/2 और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है 4/3। यानी कि अगर देखा जाए तो इसका वैल्यू होता है 1.5 और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 1.33। ओके, तो अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियस सी बात है ग्लास का ज्यादा है देन वाटर, और हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि म्यू डायरेक्टली टू शिफ्ट। तो अगर कहीं आप ग्लास में कोई एक ग्लास स्लैब ले लो और ग्लास स्लैब के नीचे अगर कहीं आप यहाँ पर एक पॉइंट प्लेस कर दो और ऊपर से ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, और एक बार वाटर ले लो, ऐसे वाटर फील्ड है इसमें, और वाटर में अगर नीचे कॉइन डाल दो और यहाँ से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है उस चीज को, तो क्या होगा सर, आपका ग्लास में जो है वो शिफ्ट ज्यादा होगा देन वाटर। ठीक है, एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली टू शिफ्ट। ठीक है, आगे बढ़े। कुछ और भी डायग्राम है वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि बोल दिया कि अगर एक ऐसा कंटेनर ले लिया जाए और इस कंटेनर में हमने ऐसे वाटर फिल कर दिया या कोई लिक्विड डाल दिया। अब बोला क्या कि अगर इसमें एक पेंसिल को हमने रखा, यहाँ से हमने एक पेंसिल लिया और बोला कि ये वाटर में अगर हमने प्लेस कर दिया है, थोड़ा नीचे तक इसको कर दिया जाए, ये पेंसिल हो गया। अब अगर कहीं इसका ऑब्जर्वर अगर यहाँ साइड से यहाँ ऑब्जर्व करे ऊपर से, ये मेरा ऑब्जर्वर है, तो देन फिर क्या होगा। तो देखिए यहाँ से अगेन दो रे आपको लेना है, एक होगा जो आपका 90 पे निकल जाएगा और दूसरा होगा जो कुछ एंगल पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से नॉर्मल बना देंगे, या 90 वाला सीधा निकल जाएगा, जाना चाहिए ऐसे, बट ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। तो देन क्या होगा सर, इसको फील होगा ऐसा कि ये कहाँ से आ रहा है लाइट रे, लाइक यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, तो इसका एक इमेज बन गया इस वाले पॉइंट का, अगर ध्यान दो तो इस पॉइंट का एक इमेज बन गया यहाँ पर। तो ये मेरा हो गया लाइक दिस, पेंसिल का टिप हो गया ये। अब इसको आप कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ से डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, तो इसको ये पेंसिल थोड़ा टेढ़ा दिखता है, ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। तो ये हो गया रे डायग्राम, ये पूछता है आपसे। ठीक है, ध्यान रखना। अब आप लोग एक सोचिए कि अगर एक कंटेनर ले लिया जाए और कंटेनर में अगर एक हमने लेमन रख दिया, ठीक है, अब होता क्या है कि जब एक ऑब्जर्वर अगर यहाँ पर इस साइड से ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ से अगर साइड से ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस ऑब्जर्वर को ये लेमन का साइज बड़ा दिखता है, शिफ्ट ऊपर नहीं होता है, ये बस बड़ा दिखता है। तो उसका आपको रे डायग्राम बनाना है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल एंड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए TIR होता क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और उस ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट ऐसे पास करता है और वो एक ऐसा कंडीशन होता है जहां पर वो लाइट रे रिफ्रैक्ट नहीं हो पाता, मोस्ट रिफ्रैक्ट होता है बट बहुत ही कम, है ना, और मोस्ट ऑफ द लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाता है, तो उसी फेनोमेना को TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें TIR का कंडीशन क्या है, तो इसका दो कंडीशन है कि जो सर लाइट आपका डेंसर टू रेयर मूव करेगा, लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम डेंसर टू रेयर, ध्यान रहेगा। ठीक है, इसका दूसरा जो कंडीशन है कि क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होना चाहिए, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये भी बताएंगे कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल के बारे में कि होता क्या है। अगर कभी भी ये मेरा डेंसर है और ये मेरा रेयर है, एयर है ना, और यहाँ पर हमने ग्लास ले लिया है, तो ग्लास तो डेंसर होता है। ठीक है, तो अगर कभी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास होता है तो वहां पर TIR होने का चांसेस होता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग एंगल पे हम लोग ये इंसिडेंट रे ले रहे हैं। ठीक है, देखिए, तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि डेंसर टू रेयर जाता है तो ये इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब जाना चाहिए था इस वाले लाइन पे, बट ये अवे जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर एंगल मान लेते हैं I1 है, और अगर यहाँ पे I2 है और इसको भी जाना चाहिए था कुछ इस तरीके से, बट ये क्या होगा, कुछ यहां से जाएगा लाइक दिस। ठीक है, और अगर थर्ड केस में बात करें, ये मेरा हो गया I2 और यहाँ पर एंगल R जो है दैट इज 90 डिग्री है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज 90 डिग्री। यहाँ पर आपका I1 है, यहाँ I2 है,
और यहाँ जब अब देखिए दोनों को पहले कंपेयर करते हैं, तो I1 जो है वो लेस देन आपका I2 है, और जब I2 आप देखेंगे I2 पे जब इंसिडेंट रह गया तो उस टाइम पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री है, और इसी कंडीशन को जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जैसे ही क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा एंगल आप बढ़ा देंगे, सो दिस इज I3, तो उसके जस्ट बाद तुम ही सोचो कि जब I2 पे ये इस सरफेस के थ्रू पास किया तो और थोड़ा एंगल बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका डेविएशन और ज्यादा होगा अपने नॉर्मल से, तो ये क्या होगा सर, वापस से सेम एंगल पे बाउंस बैक करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। सो दिस फेनोमेना इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल यानी एंगल C, क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इन दोनों में रिलेशन क्या है? क्योंकि क्रिटिकल एंगल जो है आपका वो डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल पे, ये चीज ध्यान रखना है। तो अब सोचिए कि अब ग्लास मीडियम के लिए अलग होगा, वाटर मीडियम के लिए अलग होगा, तो अभी हम लोग बात करेंगे ग्लास मीडियम के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है प्रिज्म के अबाउट पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज। तो देखिए अगर ग्लास मीडियम के लिए बात करें तो क्या होगा सर, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस उस टाइम पे लाइक क्रिटिकल एंगल तब हम लोग बोलेंगे जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज 90 डिग्री, और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ सॉरी क्रिटिकल एंगल IC। अब यहाँ पर अगर आप अप्लाई करो तो हम लोग जानते हैं दिस इज μ1, दिस इज μ2। अब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि साइन I बाई साइन R विच इज इक्वल्स टू μ2 बाई μ1। हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में ये चीज पढ़ चुका है। अब अगर हम लोग वैल्यू पुट करें यहाँ पर तो साइन IC क्रिटिकल एंगल डिवाइडेड बाई साइन R यानी कि साइन 90, एंड दैट इज इक्वल्स टू μ2 तो मेरा 1 होगा बाई μ1। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करें तो साइन IC बाई साइन 90 तो 1 हो जाता है, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई म्यू, और 1 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो यहां से हम लोग देखें साइन IC मेरा 1 बाई म्यू m है, तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, या हम लोग बोल सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल जो होगा दैट इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल इक्वल्स टू साइन IC दैट इज इनवर्सली टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये होगा मेरा क्रिटिकल एंगल। कोई दिक्कत? अब अगर हम लोग ग्लास के लिए बात करें सर, तो ग्लास के लिए होता है साइन I इज इक्वल्स टू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दैट इज 3/2, और इसका रेसिप्रोकल करना है 3/2, तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल जब करेंगे तो साइन IC इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3। और ऐसा देखा गया है, अगर आपको ये ट्रिगो का टेबल आपको अगर याद हो, तो जब आपका ये साइन IC 2/3 होता है तो मेरा एंगल I जो होगा यहाँ पर वो हो जाएगा मेरा 42 डिग्री अप्रॉक्स। एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते बट 42 डिग्री अप्रॉक्स होता है। आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब सर ये कहाँ हेल्प करेगा अभी दिखाते हैं। अगर हम लोग फॉर वाटर बात करें, क्योंकि ये भी पूछ सकता है, वाटर के लिए सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, तो सर क्रिटिकल एंगल क्या होगा, तो साइन IC हमने पढ़ा 1 बाई म्यू यानी कि इसका रेसिप्रोकल सो 3/4, तो एंगल IC जो होगा दैट विल बी 49 डिग्री। तो आपको ध्यान रखना है सर ये क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा यहाँ पर। तो जैसे हमने एक प्रिज्म लिया और इस प्रिज्म का आपको एंगल दिया हुआ है, देखिए ये हमने प्रिज्म लिया और यहां से बोला क्या कि एक मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है प्रिज्म जो है, मतलब यहाँ पर 60 डिग्री है, यहाँ भी आपका 60 डिग्री है, ठीक। और देन बोलेगा कि इस पे एक लाइट रे हमने लिया जो नॉर्मल पे आ रहा है, नॉर्मल पे आ रहा है, ओके। तो इसका फाइनल इमर्जेंट रे बोलेगा ड्रॉ करो। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल पे है तो ये अनडेविएटेड रहेगा, तो सीधा आगे तक आपको ले आना है, ओके। अब देखिए अब यहाँ पर क्योंकि ये 90 पे नहीं है तो अब यहाँ पर डेविएशन शो करेगा, तो इसीलिए इस पॉइंट पे हमने नॉर्मल बनाया। अब देखो ये 60 है, ये 90 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 30 होगा, और ये कितना होगा सर, ये 60 डिग्री होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 60 है, यानी क्रिटिकल ये तो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, और ये देखो ग्लास है, प्रिज्म तो ग्लास का बना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सर ये 42 डिग्री था क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास, ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल 42 था। और मैंने बताया था कि अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो क्या होता है सर, TIR होता है। तो यहाँ 60 हो गया तो TIR होगा, यानी कि यहाँ से कुछ इस तरीके से लाइट रे आपका जाएगा एट सेम एंगल, यानी ये भी 60 हो जाएगा। यहाँ पर आपको 60 डिग्री पहले ही से गिवन है, ये आपका 30 है। 30 कैसे, क्योंकि नॉर्मल है तो नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो ये अगर 60 आया तो ये 30 होगा। तो अब देखो ये 30 ये 60 90, तो यहाँ पर हो गया 90, यानी ये नॉर्मल पे फिर से आ गया, तो यहाँ से ये रे आपका सीधा बाहर निकल जाएगा। कोई दिक्कत?
तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स ये था मेरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेस का लेक्चर। अब मैं एक और लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ इसके जस्ट बाद, तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर से देखिए, ठीक है। तो उसको देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सकता है आज ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगा।